नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक अपने वार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की मांग नगर दर्शन पोर्टल पर डाल सकते हैं। इसके अलावा वो इस पोर्टल पर शिकायतों और सुझाव भी दे सकते हैं, जो आगामी कार्रवाई के लिए विभाग को प्राप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर दर्शन पोर्टल के शुभारंभ से अब हरियाणा के प्रत्येक निकायों में क्रियान्वयन किए जा रहे विकास कार्यों समेत नए विकास कार्यों की मांग का जो संपूर्ण डेटा है वो ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी विभाग में निर्मित किए जा रहे भवन और सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने करीब 2900 करोड़ रुपए के भवन निर्माण और लगभग 3500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाएं ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। गुरुग्राम में बीजेपी के जिला और राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे। इस कार्यालय में जिला और राज्य स्तर के पदाधिकारियों के भी दफ्तर होंगे। इस कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है, तो वहीं कार्यालय के ऑडिटोरियम का नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित हरियाणा कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी हमारे गुरुग्राम स्थित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश जी नड्डा, हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे राज्य सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा जी, बनवारी लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में इस कार्यालय का उद्घाटन समारोह होगा। हमने 2 लोकसभाओं के अपने कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया है, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद लोकसभा को बुलाया है। इस कार्यालय का नाम कार्यकर्ताओं की, बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मनो इच्छा के अनुरूप गुरु कमल रखा है, जिसमें गुरुग्राम गुरु की नगरी, उसमें से गुरु लिया है और पार्टी का जो चिन्ह है कमल, उस नाते से गुरु कमल इसका नामकरण जो है हुआ। कैथल के लघु सचिवालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा की राज्य मंत्री कमलेश डांडा पहुंची। उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैसे भारत की कल्पना की है, जहां पर सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए। आपको बताते चले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ कस्बे में हुआ था। हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाया जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती है। आज हमारे साथ पंडित जी पंचन शर्मा जी, हमारे पार्षदगण आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के तो यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर उनको मालार्पण करने आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं बाबा साहब के वो आज जयंती को मना रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है भारत का, हिंदुस्तानी लोगों का, कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और देश में जो संविधान जो रहा, जो दिशा दी बाबा साहब ने हमको दी, उसी राह पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता बाबा साहब के हर अनुकरण को सराहनीय कर रही है।
बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान टिपर चंद शर्मा और गोपाल शर्मा ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल की माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर टिपर चंद शर्मा ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के इतिहास को जनता जानती है। भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती है। आज हमारे साथ पंडित टिपर शर्मा जी, हमारे पार्षदगण आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के को यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर उनको मालार्पण करने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं बाबा साहब के आज जयंती को मना रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है भारत का, हिंदुस्तानी लोगों का, कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और देश में जो संविधान जो रहा, जो दिशा दी बाबा साहब ने हमको दी, उसी राह पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता बाबा साहब के हर अनुकरण को सराहनीय कर रही है। राजमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किया गया है, जिससे हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इस फैसले से पहलवान और कोच बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है और वो सभी पहलवानों के रग रग में बसी हुई है। सभी पहलवानों में कुश्ती का जुनून है और इसको बाहर करने से पहलवानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं सभी ने केंद्र सरकार से आवाज उठाने की अपील भी करी है। कुश्ती निकालने का बहुत दुख हुआ है जी हमें। जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत है जी निकालना। ऐसा करते हैं कई चीज़ों में। जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते। वो क्या करते हैं, रेसलिंग को उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाल ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था, उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था। लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और एकदम वापस वो आ गए थे इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं, अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी, क्योंकि इसमें हमारे हमेशा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे मेडल आते हैं हमारे। मतलब अगर छः कैटेगरी हैं, छः मेडल हमारे पूरे आए हमेशा। खिलाड़ियों के लिए, रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए और कुश्ती को शामिल रखना चाहिए। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही मतलब गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd, 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे, उससे हम नीचे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 7, 8, 10 गोल्ड हमेशा होते थे रेसलिंग में ही। तो इंडिया को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल तो नुकसान है इससे। कुश्ती संघ ने नहीं निकाला गेम को। ये जो गेम हो रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है, ये उनका डिसीजन है, ये भारतीय कुश्ती संघ का डिसीजन नहीं है। और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो
200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए और उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। टोहाना के बिसरू गांव में मनरेगा लोकपाल रविंद्र चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा योजना के तहत घरों में बनाए गए कैटल शेडों की जांच की और मौके पर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कराए। रविंद्र चौहान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली है कि सरपंच ने पंचायत अधिकारियों से साठगांठ करके मनरेगा योजना के तहत घरों में कैटल शेड कागजों में बनाए दिखा दिए हैं, लेकिन बनाए नहीं गए और मनरेगा राशि का गबन कर लिया गया। इस दौरान उन्होंने करीब 6 घरों में पटवारी और मनरेगा ऑपरेटर के साथ मुआयना किया, जहां पर एक भी घर में कैटल शेड बना नहीं पाया गया। इस दौरान उन्होंने पंचायत पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड नहीं मिलने पर उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। इस मौके पर घोटाले की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से अगर होती है तो दर्जनों संबंधित कर्मचारियों पर गाज भी गिर सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से इसकी जांच करवाई जाएगी और कौन कौन इसमें दोषी पाया जाता है। बिसरू में आज हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कहा कि कैटल शेड के लिए अमाउंट जारी हुआ और जारी होने के बाद ही हम कैटल शेड बनने थे, लेकिन आज तक यहाँ धरातल पर कोई कैटल शेड नहीं बना है। इसकी जांच के लिए हम आ जाए। सर, कितने कैटल शेड आपने जांचे हैं? अभी तक लगभग 3-4 के करीब हम जांच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। सोनीपत में पुलिस लाइन में सरकारी आवास में रह रही महिला सिपाही के साथ देर रात पुलिस लाइन के सरकारी आवास में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महिला सिपाही की शिकायत पर दुष्कर्म करने वाले जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। वहीं शुरुआती जांच में सामने आया कि सिपाही और युवक दोनों लिव इन में रह रहे थे। किसी बात पर विवाद हो जाने के बाद दुष्कर्म की शिकायत दे दी गई। वहीं पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा करके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी। कल रात को 2:30 बजे के करीब एक कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, तो उनकी कॉल आई। कॉल में बताया गया कि भाई मेरे लिव इन रिलेशन में जो लड़का मेरे साथ रहता है तो उन्होंने रेप किया है। उनसे रिटर्न में दरख्वास्त ली गई। दरख्वास्त पे हमने केस रजिस्टर कर दिया है आरोपी के खिलाफ, और उसके बाद हमने जो लेडी कांस्टेबल थी उनका मेडिकल करा के 164 के बयान कराए गए। आगे जांच जारी। बहुचर्चित जश हत्याकांड में करनाल पुलिस की एसआईटी टीम ने बुधवार को 2 और महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों महिला आरोपियों को गुरुवार 14 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों महिला आरोपियों के संबंध में जांच में यह खुलासा हुआ कि दोनों ने सबूत मिटाने के लिए बच्चे के शव को अपनी छत से पड़ोसी के छत पर फेंक दिया था। आपको बता दें, इस मामले में बीती 9 अप्रैल को आरोपी महिला अंजलि पत्नी विकास को गिरफ्तार किया गया था, जिसको अगले दिन अदालत में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया था और रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दोबारा उसे न्यायालय में पेश करके 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया था। आज 3 दिन का जो पुलिस रिमांड था आज खत्म हुआ था और रिमांड खत्म होने के बाद हमने आज इनको दोबारा पेश किया है और 2 दिन का आगे का फिर पुलिस रिमांड लिया है, क्योंकि इसमें काफ़ी पूछताछ करनी और कुछ चीज़ रिकवर करनी बकाया है, जो इस रिमांड के दौरान वो सारी। क्यों मारा सर? मारा क्यों है? मारा क्यों है? कारण क्या है? वो अभी क्लियर जैसे ही होगा। इस 2 दिन का रिमांड इसलिए हमने बढ़वाया ताकि एक चीज प्राथमिक तौर पर क्या सारी चीज फाइल पे आ जाए। जो भी मिलेगा वो सब। सर, किसी और की भी गिरफ्तारी? पहले तो अंजलि का मेडिकल करवाया गया, फिर सीआईए 2 इंचार्ज जो मोहनलाल है उन्होंने अंजलि को यहाँ इंद्री कोर्ट में पेश किया और कोई संतोषजनक जवाब मोहनलाल जी मीडिया को नहीं दे पाए और जनता में और परिवार में भारी असंतोष है और कोई ऐसा कोरिलेट नहीं हो रहा, कोई कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही और पुलिस की जो ये प्रक्रिया है ये धीमी है और परिवार और समाज और इलाके के लोग और जिले के और प्रदेश के और देश के लोग परिवार की कार्रवाई से भी संतुष्ट कहीं भी नजर होते नहीं दिखाई दे रहे।
और इसमें हमारा ये मानना है, अंजलि अकेली जब एक छोटे बच्चे को दवाई डाली जाती है, उसके मुंह में दवाई भी डाली जाती है, तो एक औरत अकेली नहीं डाल सकती, उसके हाथ भी पकड़ने पड़ते हैं। तो अंजलि के साथ और भी इसमें लोग हैं, और लोगों की गिरफ्तारी पुलिस को जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत जींद में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। जहां अस्पताल परिसर, सिविल सर्जन कार्यालय, मिनी सचिवालय, तहसील कार्यालय, रेलवे स्टेशन के अंदर धूम्रपान करने वाले 19 लोगों के चालान काटे गए, जिसमें 6 स्कूल के पास बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों और 13 धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान शामिल हैं। वहीं चालान से 3,570 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान उप सिविल सर्जन डेंटल डॉक्टर रमेश पांचाल ने अभियान के तहत धूम्रपान करने वालों को जागरूक किया और समझाया कि धूम्रपान से काफी नुकसान होता है। बलवान क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? ऐसा आज राष्ट्रीय तंबाकू कार्यक्रम के तहत हमने जगह जगह जहाँ पब्लिक प्लेसेज है वहाँ जाके लोगों को जागरूक किया है कि बहुत गलत चीज़ है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और 16 लोगों का हमने चालान काटा है, जिसमें सामान्य अस्पताल है, हमारा कोर्ट परिसर है, BDPO दफ्तर है, तहसील है, और 6 ऐसे दुकानदार हैं जो स्कूल और कॉलेज की दीवार के साथ थे, उनके भी हमने चालान काटे। उनको बताया कि स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आप बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकते, ये कानून के खिलाफ है, इसलिए आप इन जो बीड़ी सिगरेट बेचते हैं इनको ना बेचें। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। पहले तो पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की कमर तोड़ी, तो अब सीएनजी के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज फिर तीसरी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो बिक रही है। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो मिल रही है। गुरुग्राम में सीएनजी 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गई। साथ ही साथ करनाल और कैथल में सीएनजी 80 रुपए 27 पैसे प्रति किलो बिक रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। सीएनजी में 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो का इजाफा हुआ। दिल्ली में सीएनजी 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में 78 रुपए 84 पैसे प्रति किलो। गुरुग्राम में सीएनजी 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो। रेवाड़ी में सीएनजी 82 रुपए 7 पैसे प्रति किलो मिल रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।